तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। दोस्तों आज की वीडियो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, BRS जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक अकाउंटेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है BRS। स्टार्टिंग में जब वो किसी भी कंपनी में जाता है तो उसे BRS सबसे पहले ही बनाने को मिलता है। तो ये वीडियो आज आपके लिए है स्पेशली, और अगर आप BRS कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। साथ में ये लीजिए फाइल और इस फाइल को भी डाउनलोड कीजिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए, देखिए वीडियो को, एक एक स्टेप देखिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके और आपको पूरा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में। एक भी स्टेप मैं स्किप नहीं करूंगा और आपको ये फाइल भी मैं दे रहा हूं, इसमें आप लोगों को काफी कुछ मिलेगी। फाइल के अंदर आप लोगों को एक PDF फाइल मिलेगी, साथ में बैंक स्टेटमेंट भी मिलेगी, जिससे कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको सिखाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। BRS का टॉपिक और अभी मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे पास है एक फाइल दोस्तों, ये है एक फोल्डर। ये फोल्डर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करिए और इस पूरी प्रोसेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं और BRS को एक बढ़िया तरीके से अच्छे से सीख सकते हैं। दोस्तों ये फाइल मैंने खुद प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की और आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक PDF डॉक्यूमेंट और आप देख सकते हैं इस PDF डॉक्यूमेंट में बहुत सारा काम मैंने पहले से कर रखा है। इसमें आपको रीजन पता चलेंगे कि क्यों हम लोग को BRS करना पड़ता है। और देखिए सीधी सी बात है, BRS करने के लिए हम लोग को आउटस्टैंडिंग चेक की वजह से BRS करना पड़ सकता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमको क्यों बनाना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है रिकंसाइल, ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मैंने अभी जैसा कि आप लोग को बताया। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक कंपनी पहले से बना रखी है जिसका नाम है अभिषेक गारमेंट, और ये कंपनी मैं आप लोग को बैकअप के तौर पर यहां पे दे दूंगा। ये रही वो कंपनी और इसमें ये सारा का सारा काम एक अकाउंटेंट ने कर रखा है। तो दोस्तों मैं अब आपको ये बताना चाहूंगा कि अकाउंटेंट ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद वो गया मंथ के एंड में बैंक स्टेटमेंट लेकर आ गया। और बैंक स्टेटमेंट आप जानते हैं जैसा कि नेट बैंकिंग होती है, तो नेट बैंकिंग में आपकी बैंक स्टेटमेंट या तो एक्सेल फॉर्मेट में या तो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाती है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक्सेल फॉर्मेट में ही यानी कि एक्सेल फॉर्मेट में मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट ले आया हूं और अब मैं क्या करने वाला हूं, इस स्टेटमेंट से रिकंसाइल करने वाला हूं अपने डेटा को। और चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का लोकेशन मैं ले लेता हूं और कॉपी करके मैं टैली प्राइम पर इसे ओपन कर रहा हूं स्पेसिफाई पाथ के थ्रू और पेस्ट करते हैं और यहां पर एंटर करके ये कंपनी मैं ओपन करता हूं। ध्यान रखिए दोस्तों, इस कंपनी का जो पासवर्ड है, यूजर आईडी है अभिषेक और पासवर्ड आप लोगों को मैं बता देता हूं वो है 123। तो दोस्तों एंटर करने पर आप देख सकते हैं यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड से ये कंपनी हो जाएगी ओपन। और जैसे ये कंपनी ओपन हो जाएगी उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चलिए दोस्तों दिखा देता हूं मैं आपको। इसमें मैंने सारा काम कर रखा है पहले से ही और ये कंपनी 2 अगस्त 2017 की है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले डेबुक के अंदर मैंने यहां पर सारा का सारा काम जो है कंप्लीट कर रखा है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मुझे बैंक रिकंसिलिएशन करना है इसका तो किस तरीके से करना होगा। सबसे पहले मैं अपनी एक्सेल स्टेटमेंट को ओपन कर लेता हूं और अब मैं पहले आपको एक्सेल स्टेटमेंट को समझा देता हूं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, एक्सेल स्टेटमेंट को एक बार समझ लेते हैं। ये है PNB बैंक की एक्सेल स्टेटमेंट, कुछ इसी फॉर्मेट में डाउनलोड होगी और इसमें ये सारे कॉलम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैंने ऊपर के कॉलम्स को कर दिया है हाइड और ये जो फॉर्मेट है मैंने बनाया है और ये एकदम रियल फॉर्मेट है, रियल फॉर्मेट की तरह है। आप लोग आराम से कर सकते हैं इससे प्रैक्टिस और बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर जो कि आपको बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देगा। दूसरा इसमें होता है ट्रांजैक्शन डेट, वैल्यू डेट, जो ज्यादातर केसेस में सिमिलर होती है और किसी किसी बैंक में ट्रांजैक्शन डेट ही होती है, वैल्यू डेट नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंट आईडी, जैसा कि आप जानते हैं चेक नंबर को इंस्ट्रूमेंट आईडी कहते हैं। और नरेशन मतलब उस बैंक में जो नाम लिखा है उस स्टेटमेंट पे वो जो पेमेंट आई है या आपने पेमेंट की है, कुछ भी जो भी हुआ
हुआ है उसका जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन होगा। साथ में यहाँ पर लिखा रहता है डेबिट, और डेबिट का मतलब होता है बैंक के अंदर कि आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। और साथ में यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब होता है डिपॉजिट। तो दोस्तों ये भी मैंने लिख दिया है, आप देख ले यहाँ पर मैंने स्लैश करके क्रेडिट और स्लैश करके डिपॉजिट लिख दिया है। ये लिखा नहीं आता है बैंक स्टेटमेंट पे। और बैंक स्टेटमेंट में एक कॉलम और आता है जिसे बोलते हैं अकाउंट बैलेंस। साथ में एक कॉलम कभी कभी मिलता है किसी किसी बैंक स्टेटमेंट में, जैसे ये पीएनबी का है तो उसमें रिमार्क्स का कॉलम्स मिल रहा है, और रिमार्क्स के कॉलम्स में ज़्यादा कुछ नहीं भरते, ये सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो चलिए दोस्तों अब रिकंसिलिएशन का प्रोसेस हम लोग करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको पहले आना पड़ेगा टैली प्राइम पर, और टैली प्राइम पर आने के बाद आपको जाना है बैंकिंग फीचर पर। बैंकिंग फीचर पर जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन करिए, क्योंकि मैं पीएनबी बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर रहा हूं तो पीएनबी को मैं कर लूंगा क्लिक, और क्लिक करते ही आप देखेंगे मेरे सामने सारी की सारी बैंक स्टेटमेंट हो गई है ओपन पीएनबी की। अब दोस्तों यहां पर इसको कैसे रिकंसाइल करना है ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग देख लें, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास पीएनबी बैंक स्टेटमेंट है, और ये है आपका पीएनबी का डेटा जो आपके अकाउंटेंट ने चढ़ाया है। आपके अकाउंटेंट ने जो डेट यूज की है वो देख सकते हैं, ये सारी की सारी डेट्स हैं, और जो बैंक में ट्रांजैक्शन अपडेट हुई है उसकी डेट ये है। तो दोस्तों आपको बस करना इतना है कि बैंक की ट्रांजैक्शन डेट के साथ इसे मैच करना है और बैंक की डेट इसमें डालते चले जाना है। इससे क्या होगा, वो स्टेटमेंट के अंदर आप चेक करना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है कि आपका जो भी अकाउंटेंट ने एंट्री किया है वो बैंक स्टेटमेंट में कहां पर है, किस नंबर पर है, किस चेक नंबर पर है, ये सारी चीजें आप लोग चेक करते जाएंगे वन बाय वन। और साथ साथ जैसे जैसे आप चेक करते जाएंगे आपका अकाउंट बैलेंस होता जाएगा मैच। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहां पर बैलेंस एज पर बैंक, आप देख सकते हैं मेरा इतना आ रहा है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरा ओपनिंग बैलेंस इतना ही है। आप देख सकते हैं मेरा ओपनिंग बैलेंस जो कि बैंक का है वो है 12,93,100 रुपए। तो यहां पर आप सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अब मैं रिकंसिलिएशन स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं रिकंसिलिएशन करता जाऊंगा बैलेंस मैच होता चला जाएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं पहली एंट्री को मैच कर रहा हूं जो कि 20,000 रुपए से है, और ये आप देखें क्या इसमें अकाउंटेंट ने की है, तो अकाउंटेंट ने उस एंट्री को 2 अप्रैल को किया है और बैंक ने भी उस एंट्री को 2 अप्रैल को ही किया है, और यही वो एंट्री है 20,000 रुपए की है। तो आपको सेम डेट बैंक डेट यहां पर एंटर करनी है, और जैसे ही आपने बैंक डेट एंटर की आप लोग चेक कर सकते हैं आपका बैलेंस बैंक का जो यहां पर दिखाई दे रहा है वो यहां पर मैच हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं आपका अब बैलेंस मैच हो चुका है। इस तरीके से आप एक एक ट्रांजैक्शन करते जाइए और मैच करते जाइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले ट्रांजैक्शन की। अगले ट्रांजैक्शन में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कर रहे हैं और इसका चेक नंबर है 170801। इस बार मैं चेक नंबर से मैच करके दिखाता हूं आप लोग को, ये भी उसके अंदर है। तो आइए देखें 170801 चेक नंबर है, लेकिन वो जो अकाउंटेंट है उस अकाउंटेंट ने उसे 2 अप्रैल को किया है। लेकिन अगर देखें बैंक में, तो बैंक में वो एंट्री 1 मई को हुई है, तो 1 मई इधर डेट डाल देंगे। उसके बाद चलिए दोस्तों देखें अब बैलेंस, तो आप देख सकते हैं 12,24,730 रुपए। तो आप देख सकते हैं 12,24,730 रुपए। अगली एंट्री पर चलते हैं। अगली एंट्री बैंक इंटरेस्ट की है, और आप देखें यहां पर ऐसी कोई भी एंट्री बैंक इंटरेस्ट की जो कि 640 रुपए की है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जो बैंक ने तो की हैं लेकिन आपने नहीं की हैं। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक छोटा सा काम करना होगा। यहां पे करिए ऑल्ट जे, और ऑल्ट जे करने के बाद एंटर प्रेस करिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे और अब आप बताएंगे कि ये जो बैंक में आपका अमाउंट आ रहा है ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये एक रिसिप्ट एंट्री है और आपको इस रिसिप्ट एंट्री को करना पड़ेगा। तो आप रिसिप्ट एंट्री के लिए प्रेस करिए F6, और जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे, और इसका मोड में कंट्रोल H से डबल एंट्री कर देता हूं, और यहां पर सबसे पहले मैं बताऊंगा बैंक की तारीख जो कि है 1/5, और यहां पर मैंने 1/5 डाल दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट करना है बैंक इंटरेस्ट को। तो यहां पर मैं बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट करने के लिए बैंक इंटरेस्ट का
लेजर क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने बैंक इंटरेस्ट का लेजर जो कि एक इनडायरेक्ट इनकम है मैंने यहाँ पर बना लिया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे कंट्रोल ए कर दीजिए और अमाउंट बताइए कितना है 640 रुपए और यहाँ पर डेबिट कर दीजिए आप सीधी सी बात पीएनबी को। जैसे ही आप डेबिट करेंगे पीएनबी को 640 रुपए से, उसके बाद आपसे ये सारी डिटेल्स पूछेगा। अब यहाँ पर ऐसा कोई डिटेल नहीं है तो यहाँ पर आप अदर लेकर एंट्री कर सकते हैं क्योंकि आपको बैंक की कोई डिटेल्स यहाँ पर गिवन नहीं है। एंटर करिए और ये जो एंट्री है आपकी वहां पर आ जाएगी। अब ये एंट्री जहां पर भी आपको दिखाई दे बस आपको करना इतना है, उस पर जाकर बैंक डेट ही डाल देनी है क्योंकि आपने ये बैंक डेट को ही चढ़ाई है और बैंक डेट और अकाउंटेंट की डेट बिल्कुल सेम है। तो यहां पर आके आप लोग क्या करेंगे 1 मई एंटर कर देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे ही आपने 1 मई एंटर किया आप देख सकते हैं 12,25,370 रुपए और यहां पर भी 12,25,370 रुपए एंट्री हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगली एंट्री पर चलते हैं। अगली एंट्री है 1270 रुपए की जो कि टेलीफोन चार्जेस की है और आप देखें 1270 रुपए की टेलीफोन चार्जेस की एंट्री अकाउंटेंट ने 2 अप्रैल को की है, लेकिन आपने इसे बैंक के अंदर देखा तो बैंक में ये 1 मई को ही है और आप देखें जैसे ही मैंने वो एंट्री की मेरा बैलेंस 12,24,100 रुपए और यहां पर भी आप देखें तो 12,24,100 रुपए आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखें आपकी अगली एंट्री 1,13,400 की है और 1,13,400 की एंट्री बैंक में हुई है 2/5 को और इसका चेक नंबर भी है। आप लोग कई तरीके से मैच कर सकते हैं। तो ये 1/2/5 को बैंक में की गई है लेकिन अकाउंटेंट ने उसे 1/5 को किया है तो यहाँ पर 2/5 डेट डालें और देखिए आपका बैलेंस बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए 13,37,500 रुपए मैच कर चुका है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ और यहाँ पर आप देखें आपकी एक रेंट की पेमेंट है और आपने 21,000 रुपए रेंट की पेमेंट की है और यहाँ पर भी वो एंट्री दिखाई दे रही है लेकिन बैंक ने उस एंट्री को 2/5 को किया है तो आप यहाँ पे 2/5 डाल दीजिए। उसके साथ साथ अब देखें कुछ एंट्री ऐसी हैं, आप देखें यहाँ पर बैलेंस अभी इतना ही आ रहा है 13,16,500 और आप देखें 13,16,500 आपका बैलेंस आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे अब जो एंट्रीज हमारे पास हैं सारी की सारी सैलरी से रिलेटेड हैं। दोस्तों देखिए यहां पर आप ये एंट्री देखें, ये एंट्री देखें, ये एंट्री देखें, ये एंट्री देखें, ये एंट्री देखें और ये एंट्री देखें। ये सारी की सारी एंट्री सैलरी से रिलेटेड हैं और 17,0804 से 17,0809 तक ये सारे के सारे चेक कितने हैं, ये सारे के सारे चेक जो भी हैं 2/5 को बैंक में चढ़े हैं लेकिन हमारे पास वो 1/5 को चढ़े हैं। तो यहां पर ये सारी की सारी एंट्री 2/5 को बैंक ने एंटर की है तो आप सीधी सी बात करेंगे 2/5 को ये डेट डाल देंगे, सीधी सी बात है। और चलिए यहां पर मैंने सारी की सारी डेट 2/5 डाल दी है लेकिन दोस्तों अभी मेरा बैलेंस 12,45,960 रुपए नहीं आया है। वो रीजन ये है क्योंकि मैंने अभी एक एंट्री एसएमएस चार्जेस वाली छोड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों इस एंट्री को भी कर लें और जैसे ही ये एंट्री करेंगे मेरा ये बैलेंस बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस एंट्री को भी कर लेते हैं और वो है एसएमएस चार्जेस की और इसमें आपका पेमेंट हुआ है तो आपको यहीं पे करना होगा ऑल्ट जे और ऑल्ट जे करते ही एंटर कीजिए और इस बार आपको रिसिप्ट नहीं पेमेंट एंट्री करनी है तो प्रेस कीजिए F5 और F5 प्रेस करने के बाद आप डालिए डेट और 2 मई आपकी डेट है और यहां पर बैंक चार्जेस का लेजर आपको बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी करके। तो यहां पर आप बैंक चार्जेस का लेजर बना दीजिए और ये लीजिए मैंने बैंक चार्जेस का लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना दिया है। तो दोस्तों अब कर सकते हैं इसे कंट्रोल ए और यहां पर अमाउंट बताइए जो कि है 540 रुपए। उसके बाद यहां पर आप ले लीजिए पीएनबी और पीएनबी लेने के बाद एंटर कीजिए। क्योंकि यहां पर पेमेंट जो है आप चेक से नहीं कर रहे हैं तो यहां पर आप चेक नहीं अदर मोड ले लेंगे और इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं डालेंगे। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है और इसे एक्सेप्ट कर दीजिए और जैसे ही आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लें आप यहां पर 540 रुपए का जो डेट है वो डाल दें बैंक डेट और वो है 2/5। आप जैसे ही डालेंगे आप देखेंगे आपका बैलेंस 12,45,960 रुपए यहां तक का मैच हो चुका है और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सारे बैलेंसेस यहां तक के मैच हो चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ जो कि है
एक नई एंट्री जिसमें आपको पेमेंट रिसीव हुई है पैशन पॉइंट से 39,500 रुपए की। अब दोस्तों यहां पर ये एंट्री आपको नहीं दिखाई दे रही है। देखिए 39,500 की कोई एंट्री आपके पास यहां पर नहीं है, लेकिन ये पता चल चुका है कि ये जो एंट्री रिसीव हुई है ये पैशन पॉइंट से रिसीव हुई है और ये आपको नरेशन में ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, नरेशन में दिख रहा है लेकिन अब इस एंट्री को करना भी पड़ेगा, तो यहीं पे करिए ऑल्ट जे और ऑल्ट जे करने के बाद एंटर कीजिए। और क्योंकि बैलेंस क्रेडिट हुआ है तो यहां पर ये एक है रिसिप्ट एंट्री, और रिसिप्ट एंट्री के लिए आपको प्रेस करना होगा F6, और F6 प्रेस करने के बाद बैंक डेट डालिए जो कि है 1/6 डालने के बाद आपको क्रेडिट करना है पैशन पॉइंट को, जो कि हमारा लेजर है पैशन पॉइंट, और कितना अमाउंट आपको रिसीव करना है तो यहां पर 39,500 रुपए आपको रिसीव करना है। अगेंस्ट रेफरेंस आप देखिए 39,500 का एक बिल आपके पास पेंडिंग है जो कि आपको रिसीव करना है, तो एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए एंड PNB में आपको इसे रिसीव करना है। लेकिन यहां दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर जो पेमेंट हुई है वो NEFT के थ्रू हुई है, तो यहां पर आप लोग NEFT के लिए ई फंड ट्रांसफर पिकअप कर लेंगे, और ई फंड ट्रांसफर में आपको कुछ भी और डिटेल्स नहीं देनी है क्योंकि यहां पर और कोई मोड ऑफ पेमेंट आपको नहीं गिवन है। एंटर कीजिए और एंटर करके इसे कर दीजिए एक्सेप्ट, और जैसे ही एक्सेप्ट हो जाए इसमें सेम आपको करना सिर्फ एक काम है, यहां पर 1 जून डेट डाल दीजिए बैंक की, और जैसे ही आप ये डेट डालेंगे आप देखेंगे जो आपका करंट ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल मैच हो रहा है, बैलेंस बिल्कुल मैच है, 12,85,460 रुपए बिल्कुल मैच कर रहा है आपका ट्रांजैक्शन। अगली एंट्री में 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है, और 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन आप लोगों को दिखाई दे रही है। बैंक ने उस एंट्री को कब किया है, और यहां पर आपके अकाउंटेंट ने उस एंट्री को 1 जून को किया है, लेकिन बैंक ने उसे 2 जून को क्रेडिट किया है, और आप जैसे ही उस एंट्री को करते हैं आपका बैलेंस 7,85,460 रुपए। तो दोस्तों ये भी एंट्री आपकी फाइनल हो चुकी है। अब चलिए अगली एंट्री की तरफ चलते हैं जो कि 40,000 रुपए की है, और यहां पर आपने BP टेक्सटाइल को एक पेमेंट की है, और यहां पर देखिए आपको पेमेंट करनी है लेकिन 40,000 रुपए की पेमेंट की एक एंट्री आपके पास यहां पर नहीं है, तो यहीं पर करिए ऑल्ट जे, और जैसे ही ऑल्ट जे करेंगे एंटर करने के बाद आपको पेमेंट की एक एंट्री मारनी है, और पेमेंट की एंट्री करने के लिए आप डालिए यहां पर डेट जो कि है 2 जून, और 2 जून को किसको पेमेंट करनी है आप यहां पे देखिए BP टेक्सटाइल को। तो BP टेक्सटाइल को आप लोगों को 40,000 रुपए की पेमेंट करनी है, और 40,000 रुपए की पेमेंट अगेंस्ट रेफरेंस कर दीजिए, एंटर कीजिए, PNB से पेमेंट कर दीजिए, और यहां पर आपको पेमेंट NEFT के थ्रू करनी है, तो यहां पर आप ई फंड ट्रांसफर ले सकते हैं, और यहां पर फेवरिंग नेम में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, और यहां पर बैंक का नाम कुछ भी नहीं है, एंटर कीजिए, और ये जो एंट्री है हो चुकी है। दोस्तों ये एंट्री करने के बाद आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम, यहां पर करना है इसे बैंक डेट से एंटर, तो यहां पर ये एंट्री हो चुकी है 40,000 रुपए की, और 40,000 की एंट्री को 2 जून डेट डाल दीजिए, और जैसे ही आपने 2 जून डेट डाली आप देखें आपका बैलेंस आ गया है 7,45,460 रुपए, और यहां पे भी देख सकते हैं 7,45,460 रुपए। तो दोस्तों चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं। यहां पर 70,000 रुपए की एक एंट्री है, और वो एंट्री इस चेक नंबर के अगेंस्ट में है, तो आप देखें कहीं ये चेक नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये चेक नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो अकाउंटेंट ने इस एंट्री को 2 जून को किया है, लेकिन मैं भी बैंक से देखूं तो बैंक ने भी इस एंट्री को 2 जून को ही कर दिया है, तो सेम डेट आ जाएगी, और आपका बैलेंस बिल्कुल मैच कर रहा है 8,15,460 रुपए। उसके बाद चलते हैं अगली एंट्री पर, और दोस्तों यहां पर एक ऐसी एंट्री आ चुकी है जिसमें रिसीव तो हुआ है, ये बात तो कंफर्म है, आप देख सकते हैं रिसीव तो हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि किस पार्टी से रिसीव हुआ है। दोस्तों यहां पर अब हमें क्या करना होगा ऑल्ट जे और एंटर करेंगे, और लेकिन रिसीव की एंट्री है F6 से, और यहां पर डेट डालें F2 से आपकी 1 मई, और 1 मई डेट डालने के बाद आपको क्रेडिट किसको करना है, क्योंकि यहां पे पार्टी का नाम पता नहीं है, तो यहां पर आपको एक नई लेजर को बनाना पड़ेगा जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो दोस्तों सस्पेंस अकाउंट तब क्रिएट करना पड़ता है जब आपको किसी पेमेंट का या किसी रिसिप्ट का जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा हो या आप पे कर रहे हो उसमें पता ना हो कि किसको पे कर रहे हैं या किससे रिसीव हो रहा है, तो उस केस में आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और ये सस्पेंस अकाउंट तब बंद होगा जब आप ये एंट्री पर्टिकुलरली किसी पर्सन के साथ जोड़ देंगे या किसी लेजर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये एंट्री आपको तब तक रखनी है
जब तक कि आप रिकंसिलेशन कर रहे हैं। तो रिकंसिलेशन के लिए मैंने इस सस्पेंस अकाउंट को बना दिया, और सस्पेंस अकाउंट को मैं डेबिट में भी यूज कर सकता हूं, क्रेडिट में भी यूज कर सकता हूं, पेमेंट लेने के लिए भी और पेमेंट देने के लिए भी। तो दोस्तों दोनों ही केस में मैं इसे यूज करके आपको दिखाऊंगा। और पीएनबी यहां पे कर दिया मैंने डेबिट, और यहां पे मुझे पता नहीं है क्योंकि एनईएफटी मोड है, तो ई फंड ट्रांसफर मोड मेरे पास बैंक में किसी ने पेमेंट कर दी है 84,500 रुपीज की। और जैसे ही मैंने इसे एंटर कर दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ सस्पेंस अकाउंट की एंट्री आ चुकी है जो कि 1 मई की है। तो यहाँ पर 1 मई डाल दीजिए। जैसे ही आपने डेट डाली, आप देखें आपका बैलेंस 8,99,960 रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपका बैलेंस 8,99,960 रुपए आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री है रेंट की, जो कि 21,000 रुपए का है, और आपको वो दिखाई दे रहा है। बैंक ने उस एंट्री को किया है 31/5 को, तो यहाँ पे डाल देते हैं 31/5। उसी के साथ 1,60,000 रुपए की भी एंट्री है। तो आइए 1,60,000 रुपए की एंट्री भी देख लेते हैं, जो कि है 170811 चेक नंबर के साथ। और यहाँ पर 1,60,000 की जो एंट्री है वो इस चेक नंबर के साथ है। तो यहाँ पर आपको इसे 2 जुलाई को एंटर करना है। तो यहाँ पर 2 जुलाई डेट डाल दीजिए। उसके साथ साथ आप देखें यहाँ पर 170812 नंबर का भी एक एंट्री है, लेकिन अभी हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन चलने के वक्त आप देखें आपकी एक बैंक चार्जेस की एंट्री यहाँ आ चुकी है। तो दोस्तों अभी जो आपका बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 7,18,960 रुपए। आप देख सकते हैं मेरा भी वही आ रहा है, लेकिन अब मेरे को एक बैंक चार्जेस की एंट्री करनी है। तो मुझे यहाँ पे करना होगा Alt J, और Alt J करने के बाद एंटर कीजिए। उसके बाद आपको करनी है एक पेमेंट, क्योंकि बैंक चार्जेस में पेमेंट जा रही है। और यहाँ पर जो डेट डालेंगे वो डालेंगे 31 जुलाई। तो दोस्तों 31 जुलाई डालने के बाद आप डाल दिए बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस कितने रुपए का है? 450 रुपए का। और बैंक चार्जेस 450 रुपए का है, तो पीएनबी से आपको करना है पेमेंट। और यहाँ पर आप लोग ई फंड ट्रांसफर लेकर एंटर करते जाइए, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एंट्री कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बैंक चार्जेस में डेट डालने वाला हूँ, जो कि है 31 जुलाई। तो मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 31 जुलाई। और जैसे ही मैंने डेट डाली, आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस बिल्कुल मैच हो चुका है 7,18,510 रुपए, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे अगली एंट्री की, जिसमें एक पेमेंट आपने की है, लेकिन वही बात फिर से आ गई है। इस पेमेंट की केस में आपको ये नहीं पता कि आपने पेमेंट किसको की है। तो दोस्तों ऐसा भी सिचुएशन आपके सामने आ सकता है। तो चलिए इस केस में भी हम लोग को फिर से सस्पेंस की एक एंट्री करनी होगी, जो कि पेमेंट के लिए होगी। तो दोस्तों डेट डाल देते हैं 31 जुलाई, और यहां पर सस्पेंस अकाउंट को आप यूज करें। और सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे इस बार पेमेंट करने के लिए। तो यहां पर जो अमाउंट है वो मैंने लिख दिया है, और पीएनबी बैंक यूज करेंगे। और एंटर करने के बाद यहां पर आप पेमेंट अदर से कर ई फंड ट्रांसफर से कर रहे हैं, तो यहां पर आप एंटर कीजिए। और ये जो पेमेंट है आपने कर दी है। तो दोस्तों यहां पर पेमेंट हो चुकी है, लेकिन बस आपको बैंक डेट डालनी है। तो यहां पर आप देखें ये जो अमाउंट है इसकी बैंक डेट 31 जुलाई है। तो आप यहां एंटर कीजिए, और आपका बैलेंस अभी आप देखें 6,07,385 रुपए। तो 6,07,385 रुपए आपका बैलेंस यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अगली एंट्री बात करते हैं, और जिसमें कैश विड्रॉल किया है 25,000 रुपए। तो यहां पर 25,000 रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। तो आप देखें बैंक के अंदर वो एंट्री 31 जुलाई की है, तो एंटर कीजिए। उसके बाद आपकी अगली एंट्री है जो कि है 1/40 की। तो 1/40 की एंट्री को भी आप यहां पे डाल दें, जो कि 31 जुलाई को है। तो 31 जुलाई को ये भी हो जाएगी। उसके बाद 25,200 की एक एंट्री है, आप देख सकते हैं 25,200 की एंट्री आपको दिखाई दे रही है, और ये एंट्री 2/8 को की गई है। एंटर कीजिए। उसके बाद आपको यहां पर एक पेमेंट रिसीव करनी है स्टार गारमेंट के साथ। तो चलिए दोस्तों Alt J कर लीजिए पहले। उसके बाद यहां पर एक पेमेंट रिसीव कर लीजिए। F2 से डेट डालिए जिस डेट को पेमेंट रिसीव हो रही है, 31 अगस्त। और इस केस में पार्टी पता है कि किससे पेमेंट रिसीव हो रही है। आप देख सकते हैं स्टार गारमेंट के साथ आपको पेमेंट रिसीव हो रही है। यहाँ पे डालिए स्टार गारमेंट, और अमाउंट बताइए कितनी पेमेंट आपको रिसीव हो रही है। वो है 35,000 रुपीज। एंटर कीजिए, और यहाँ पर 35,000 रुपीज आपको रिसीव हो चुके हैं। पीएनबी में डाल दीजिए, और जो बैलेंस है आप इसे ई फंड ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हैं। और क्योंकि ई फंड ट्रांसफर किया गया है बैंक के अंदर, आप देख सकते हैं वो एंट्री आपके सामने अभी तो नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अभी नहीं आ रही तो वो आ जाएगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आपको।
35,000 की मैंने एंट्री की थी, लेकिन उसमें अभी बैंक डेट नहीं डाली है। कोई बात नहीं, वो एंट्री आ जाएगी, लेकिन अभी हम लोग वो एंट्री कर लेते हैं जो हमारी बची हुई है। 1340 वाली एंट्री आपको दिखाई दे रही है, वो भी हम कर लेते हैं। उसकी बैंक डेट डाल देते हैं जो कि है हमारी 31 अगस्त। और लास्ट एंट्री हमको पास करनी चाहिए, तो यहाँ पर फिर से पीएनबी पे आते हैं। आप देखिए वो एंट्री आ चुकी है, लेकिन अभी हमें लास्ट एंट्री पास करनी है, वो है इंटरेस्ट की। तो बैंक इंटरेस्ट की एक एंट्री हम लोग को पास करनी है, जो कि हम लोग करेंगे यहाँ पर ऑल्ट जे के साथ। और बैंक इंटरेस्ट की एंट्री आप लोग करेंगे कैसे, यहाँ देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। बैंक इंटरेस्ट की एंट्री जो हमारी है वो है 224 रुपए की। तो यहाँ पर रिसिप्ट करेंगे और तारीख आप बताएंगे 1 सितंबर। तो 1 सितंबर आपने तारीख बता दी, और 1 सितंबर तारीख बताने के बाद बैंक इंटरेस्ट ले लीजिए क्रेडिट, और अमाउंट बताइए 224 रुपये। उसके बाद एंटर कीजिए पीएनबी के अंदर, और यहाँ पर जो आपको पेमेंट रिसीव हुई है वो किसी भी मोड के थ्रू रिसीव नहीं हुई, तो आप यहाँ पर अदर ले लीजिए, और अदर लेने के बाद एंटर कीजिए, और दोनों अमाउंट आपके आ चुके हैं। अब यहाँ पर 35,000 रुपये के जो डेट थी वो यहाँ पर 31 अगस्त थी। एंटर कीजिए, दोबारा से एंटर कीजिए, आपका सितंबर वाली डेट भी आ गई, बैंक इंटरेस्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आप एंटर कर लीजिए 1 सितंबर। और आप देखें आपकी सारी की सारी एंट्री यहाँ पर फाइनल हो चुकी है। और अब आपको बस वापस से एंटर करते हुए इन सभी एंट्रीज को देखना है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल हो चुका है, और आपका बैंक बुक के अंदर भी वही टोटल आपको दिखाई दे रहा है जो बैंक बुक के पासबुक में दिखाई दे रहा था, और अभी आपके अकाउंटेंट ने भी इसे मैच कर दिया है। दोस्तों ये एंट्री इस तरह से होती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर रिकंसाइल्ड हो चुकी होती है एंट्री, और अगर आपको मान लीजिए आपने गलत डेट डाल दी है, रिकंसिलेशन हो चुका है, अगर आपको एंट्री को चेक करना है कि आपको रिकंसिलेशन हुआ है या नहीं, तो यहां पर आपको करना होगा कंट्रोल बी, और कंट्रोल बी करने के बाद आप यहां पर करिए इंक्लूड रिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन, एंटर। और जैसे ही आप एंटर करेंगे एस्केप करिए, एस्केप करिए, आप देखें आपकी सारी एंट्रीज आपके सामने आ जाएंगी जिन पर सारी की सारी बैंक डेट डली हुई है, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये एंट्री काम कर रही है। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही आसान भी है, तो कमाल है ना। और बैंक रिकंसिलेशन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और ये फाइल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग सही में कमाल के हो जाएंगे। और इसको एक बार जिसने कर लिया शायद वो कभी नहीं भूलेगा बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी होती है, बैंक को रिकंसाइल कैसे करना होता है, वो कभी नहीं भूलेगा। और दोस्तों इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि आपने लास्ट में एक छोटा सा काम किया था, जितनी भी एंट्रीज आपने सस्पेंस में डाली थी वो सारी की सारी एंट्रीज बाद में सही कर सकते हैं, जब आपको पता चल जाए कि वो पेमेंट किस पार्टी को की गई थी, वो पेमेंट आपने किस पार्टी से ली थी। तो दोस्तों ये एंट्री हो चुकी है फाइनल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।